खबर तफसील से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा है कि मरकजी हुकूमत एनआरसी प्रोसेस को लेकर ताउन नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि वजारत दाखिला की पूरी कोशिश एनआरसी प्रोसेस को बर्बाद करने की है। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मरकजी वजारत दाखिला आसाम में एनआरसी के अमल के लिए तैनात सेंट्रल फोर्सेस को हटाने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर वजारत दाखिला की जबरदस्त सरजनिश की है। आसाम हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जबकि मरकज की जानिब से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर 2 हफ्तों के लिए एनआरसी प्रोसेस में तौसी की अपील की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में कहा कि ऐसा लगता है कि मरकजी वजारत दाखिला एनआरसी के हक में नहीं है और वो इस प्रोसेस को बर्बाद कर देना चाहती है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और आसाम हुकूमत की जानिब से मरकजी फोर्सेस को हटाने की अपील को मुस्तरद कर दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में 3 अफराद के लिए कौमी सलामती एक्ट लगाया गया है। जिला कलेक्टर ने इन तीनों के खिलाफ एनएसए लगाने की इजाजत दे दी है। मोघट पुलिस ने नदीम, शकील और आजम को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया था। इन तीनों के खिलाफ स्लॉटर एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मोघट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मोहन सिंगौर का कहना है कि नदीम उर्फ राजू आदि मुलजिम है, उसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। भोपाल गैस मुतासरीन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इन्होंने 5 गुना मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्रिएटिव पिटीशन दायर की थी, जिस पर 14 साल बाद अप्रैल माह में समाअत होगी। गैस मुतासरीन अपनी खस्ता हाली के लिए जहां मोदी हुकूमत और कमलनाथ हुकूमत की खामोशी को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं इन्हें अप्रैल में होने वाली आईनी बेंच की समाअत पर कुछ ज्यादा यकीन है। भोपाल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैस मुतासरीन ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हादसे के 34 साल बाद भी गैस मुतासरीन को ना ही मुआवजा मिल सका है और ना ही हुकूमतों ने इनके इलाज के लिए ठीक से इंतजाम किया। गैस मुतासरीन ने गैस मुतासरा बस्तियों का सर्वे शुरू किया है ताकि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में गैस मुतासरीन की हकीकी तस्वीर को पेश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि बाद में पैसा कम पड़ा तो उसे भारत सरकार चुकाएगी। तो हम ये कह रहे हैं अब जब सारे क्लेम कोर्ट में सारी ये होकर कार्रवाई होकर घायल निकले 1,02,000 के विपरीत 5,74,000, उसके अलावा 3,000 मृत्यु के विपरीत मृत्यु निकली 15,274। अब ये कह रहे 5 टाइम ज्यादा है दोनों ही संख्या, तो उस संख्या के हिसाब से लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अभी जो सर्वे में निकल के आ रही है, जो मैं सर्वे कर रही हूँ उसमें निकल के आ रहा है जुबान का कैंसर, गाल का कैंसर, गले का कैंसर, ट्यूमर कैंसर, छाती का कैंसर, बदन का कैंसर, पीठ का कैंसर, ये निकल के आ रहा है। दोनों किडनी फेल होने से लोग फटाफट मर रहे हैं, शुगर की वजह से हाथ पैर कट रहे हैं मगर इलाज नहीं है सही से। फिर ये सरकार क्या बताना चाहती है हम लोगों को, या तो एक बम और मार दो कि जो दुनिया में भोपाल के अंदर लोग जिंदा हैं, घायल हैं, सह रहे हैं, एक ही दम खत्म हो जाए। अमेरिका के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर फ्रैंक इस्लाम हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। दिल्ली में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान फ्रैंक इस्लाम ने हिंदुस्तान को दुनिया भर के लिए एक मिसाली जमहूरी मुल्क करार दिया। फ्रैंक इस्लाम ने कहा कि हिंदुस्तान मजीद तरक्की तभी कर सकता है जब यहाँ मुल्क के अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए जाएं। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रैंक इस्लाम ने मुसलमानों से इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील भी की। As I have said earlier, that the education, as President Obama said, will be the currency of the 21st century. It's very important for the Indian Muslims to get a good educations and also to compete in the 21st century workforce. And in order for India to succeed, the Indian Muslim must be active participant in India's shared prosperity. वजीर आजम 15 नुकाती कमेटी की रांची जिला रुकन सफदर अली ने दिल्ली में कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी से मुलाकात करते हुए 7 नुकाती मुतालबात पेश किए। इन मुतालबात में अलहदा अक़लियती वजारत की तश्कील भी शामिल है। सफदर अली ने वाज़ेह किया है कि कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने इस जानिब कदम उठाने की यकीन दहानी कराई है। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी साहब से मुलाकात की और प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम
का सदस्य के हैसियत से मैंने 7 सूत्री उनको मांग पत्र सौंपा है, जिसमें झारखंड राज्य के अंदर में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन कराना, साथ ही साथ प्रत्येक जिले में झारखंड राज्य के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर में अल्पसंख्यक पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, साथ ही साथ अल्पसंख्यक मंत्री को प्रभार मिले। जो प्रखंड को अभी तक शामिल नहीं किया गया है MSDP में, उन प्रखंडों को शामिल कराया जाए। दुनिया के मारूफ औलिया कराम में से एक गुजरात के हजरत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ हजरत शाह आलम सरकार का उर्स मुबारक का इसी महीने में आगाज होने वाला है। इससे कबल हजरत शाह आलम दरगाह के सहन में दरगाह के खिदमतगार सूबा खान पठान ने अकीदतमंदों को तबर्रुक देने के लिए 158 मन लड्डू बनवाए हैं। इन लड्डुओं को अहमदाबाद और पूरे गुजरात के अकीदतमंदों में तकसीम किया जाएगा। जमातुल आखिर के महीने का चांद नजर आते ही लड्डू अकीदतमंदों में तकसीम किए जाएंगे। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का 560वां उर्स मुबारक। अब कल चांद रात है, कल चांद दिखते ही 3 से 3.5 टन लड्डू बांटे जाएंगे, जो 560 साल से परंपरा चलती आई है। कल भी इंशाअल्लाह सज्जादा नसीन अखलाक अहमद बाबा के हाथ से लड्डू बांटे जाएंगे। इस्लामी में मुसलमान लोग बोलते हैं कि शाह आलम का महीना, जैसे जिंदा शाह मदार का महीना है जमादिल अव्वल का, वो जमादिल आखिर का महीना, उसे लोग शाह आलम का महीना बोलते हैं। और बड़े यकीदे से यहाँ पर पूरे महीने लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़ी अपनी मन्नतें लेके आते हैं और लड्डू लेके जाते हैं सज्जादा नसीन के हाथ से। शबिस्तान अदब भोपाल और प्रभात साहित्य परिषद के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। भोपाल के कोहना मश्क उस्ताद शायर शफक तनवीर की पहली बरसी के मौके पर मुनक्किदा अदबी तकरीब के पहले हिस्से में अदीबों ने शफक तनवीर की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। बाद अज़ा शफक तनवीर के मिसरे पर तरही मुशायरे का इनेकाद किया गया। तरही मुशायरे में भोपाल के उर्दू और हिंदी के शुरा ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महजूज किया। साहब से वे भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। जनाब के भोपाली साहब हमारे शहर की शान हुआ करते हैं, आप सब जानते हैं, उनसे मुखातिब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि और उनसे बहुत से लोग जुड़े हुए थे और बहुत लोगों ने उनसे इस्तिफादा हासिल किया, सुखन के हवाले से भी और नस्र के हवाले से भी। उनकी नज़में, उनकी गज़लें अपने आप में मिसाली हुआ करती थीं। प्रभात साहित्य परिषद के लिए वो बहुत एक योग्य और उस्ताद शायर थे। 200-300 लोग उनसे आते थे इस्लाह कराने, लेकिन मुझसे जो मोहब्बत करते थे उसकी तो मैं तारीफ कर ही नहीं सकता, कितनी मोहब्बत करते थे। गांव में रौनकें थी मेला था, गांव में रौनकें थी मेला था, तुम भी होते तो कितना अच्छा था। दिन के दामन पे एक धब्बा था, दिन के दामन पे एक धब्बा था, सुबह के बाद चांद निकला था। सुबह के बाद चांद निकला था। वो शेर देखेंगे, रंज इस बात का है कि मिल न सके, रंज इस बात का है कि मिल न सके, ये तो सच है हमें बिछड़ना था। हाल फुरकत में यार ऐसा था, मैं भरी बज़्म में भी तन्हा था। हाल फुरकत में यार ऐसा था, मैं भरी बज़्म में भी तन्हा था। तो बात करता रहा ज़माने की, बात करता रहा ज़माने की, कह न पाया जो मैंने सोचा था। उसका मिलना भी एक मुअम्मा था, दुश्मन जान था, यार था क्या था। जो मुस्कुरा के आंसुओं को पीता था, एक शायर जो मुझ में जीता था, कद ख्यालों का आसमां की तरह, कद ख्यालों का आसमां की तरह, माँ के पैरों में जन्नत कहता था, एक शायर जो मुझ में जीता था। मुसलमानों का क़िबले अव्वल इन दिनों खतरे में है। इसराइल मस्जिद अक्सा पर काबिज होने के साथ साथ फ़लस्तीन में जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है। हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए। बेंगलुरु के दौरे पर आए फ़लस्तीनी वफ़द ने इन ख्यालात का इजहार किया। फ़लस्तीनी उलमाए कराम का वफ़द इन दिनों बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। फ़लस्तीन के मारूफ आलिम दीन यूसुफ अली अल यूसुफ और फ़लस्तीन की मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद इस वफ़द में शामिल हैं। इस मौके पर फ़लस्तीनी वफ़द ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की।
फिलिस्तीनी उलमाए कराम ने कहा कि यहूदी कौम क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रही है। इसराइली फौज रोजाना हजारों यहूदियों को मस्जिद में दाखिल करवाकर उसके तक़द्दुस को पामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, ख़वातीन बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा और इस खतरनाक दौर में भी फिलिस्तीनी अवाम आज़ादी की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। We need all the world to be with us because we have the rights. Our people they are killing our people in Palestine, our children, our women. They are killing the Jews, killing us in Palestine, and we are in a dangerous case. Masjid al-Aqsa is a dangerous case these days. They want to destroy al-Masjid al-Aqsa. फिलिस्तीन के मजलिस उलमा के रुकन डॉक्टर इब्राहिम अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के दरमियान कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीनी अवाम की हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए। Palestinian scholars, we want to meet scholars in India. So जमعية علماء, ندوة علماء, देवबंद, दार उलूम. We wait for supporting, for continuous supporting. फिलिस्तीनी वफ्द ने बेंगलुरु में मकामी उलमाए कराम और सियासतदानों से भी मुलाकातें की। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के हालात, इसराइल फौज के मजालिम का तज़किरा करते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआएं करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIU की अलीगढ़ यूनिट और मोहम्मदिया कोचिंग के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी लेक्चर सीरीज़ का इख्तितामी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ दानिश्वर मोहम्मद सुलेमान ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़िमीन की सताइश की गई कि इस तरह के प्रोग्राम असर हाजिर की ज़रूरत है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि तलबा और तालिबात के इल्म में इजाफा करने और सीरत रसूल के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराने और इनमें अमली जज्बा पैदा करने की ये एक उम्दा कोशिश है। कि बायसियत मुल्क के चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस आम इंसान के चैलेंजेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो दाई इकाई है वो है मुसलमान, जो एक हक़ का पैगाम रखती है, इंसानियत के फलाह का पैगाम रखती है, और वो पैगाम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला और ज़ाहिर है उनकी शख्सियत को रोशनास करा के सामने ला कर ही वो पैगाम सही अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में पहुँचाया जा सकता है। असल में इस प्रोग्राम को कराने का हमारा मकसद ये था कि लोगों, बच्चों के अंदर और हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो, आपकी सीरत को पढ़ के, और उसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि हम कुरान को जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे। रोल बॉल स्केटिंग खेल मुकाबलों में नांदेड़ के 5 खिलाड़ियों ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इनकी इस कामयाबी से न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले खिलाड़ियों की तहनीत में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। नांदेड़ के यही वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम करके दुनिया के सामने नया चैलेंज रखा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रोल बॉल स्केटिंग में बना है। रियासत कर्नाटक के बेलगाम में ये मुकाबले मुनक्किद हुए थे। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बिना रुके 24 घंटे स्केटिंग करने का निशाना मुकर्रर किया गया था। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ चैलेंज कबूल किया बल्कि इसको पूरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये जो अचीवमेंट था बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट को करने के लिए पिछले 5 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें अलग अलग राज्य से यहाँ पर बेलगांव कर्नाटक में बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किया था। 309 बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किया था और उस टीम के अंदर मैं भी खुद पार्टिसिपेंट्स किया था, जिसमें ये जो रिकॉर्ड था एक वर्ल्ड के सामने चुनौती था और ये एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा गया है। होनहार खिलाड़ियों को ट्रेनिंग इमरान खान और अलीम खान ने दी, जिसकी वजह से आज ये बच्चे इस मकाम तक पहुंचे हैं। साबिक में इन्होंने कई कौमी बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल किए हैं। हम लोग ने इसके लिए पूरे 5 साल मेहनत की है। सुबह शाम हम ग्राउंड पे आते थे और सर ने इसके हिसाब से हमें ट्रेन किया था। उसके बाद फिर कहीं जाके हमने ये रिकॉर्ड सफल किया। हम इस मुकाम तक बहुत ही मेहनत से पहुँचे थे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें स्केटिंग से जुड़ाया और
इमरान सर की हमारी जो मेहनत थी वो हम 5 साल से इसके लिए कर रहे थे, इसलिए हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुल हुआ और हम पे नाज है। और मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे कोच का, इमरान खान सर और अलीम खान सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इदारे ने इन्हें मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा। इनके एजाज में दिल्ली असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने दफ्तर बुलाकर इन्हें तहनीत पेश की। इस मकाम तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने पिछले 5 सालों से तैयारियां की थी। आज जब इन्हें ये मकाम हासिल हुआ है तो इनके हौसले काफी बुलंद हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। खास बात उत्तर प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं खबरें तफसील से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों मुलाजमीन ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक जानिब जहां रियासती सरकारी मुलाजमीन ने कल से 7 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वहीं सरकार ने हड़ताल को लेकर सख्त रवैया अपनाया है और ऐसा लागू करके और इस्मा लागू करके हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार और मुलाजमीन आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, इसमें हमारे लगभग 200 संगठन पूरे प्रदेश के, इसमें अधिकारियों को भी संगठन तमाम सारे साथ आए हैं और पूरे प्रदेश का अगर हम संख्या बताएं आपको तो लगभग 30 लाख की संख्या बैठेगी कि हम लोग अपना रोने का काम तो करेंगे ही, सरकार करे या न करे, दे या न दे, इसी का असर हम लोग चला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह के काम न करे, लेकिन सरकार करती तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो हमारे ऊपर एस्मा लगाए, हमें जेलों में बंद करे, जो भी करना है वो करने का प्रयास करे, लेकिन हम अपनी मांग के लिए अपना प्रदर्शन तो करेंगे। एक ही मांग हमारी है, वो है हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी वो बहाल की जाए। विगत 13 वर्षों से सरकार ने एक नई योजना लागू की कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर कि हम शेयर आधारित पेंशन देंगे, लेकिन उसका जब हश्र हम लोगों ने देखा, अभी 13 साल बाद देखा कि कोई सिस्टम ही सरकार नहीं बना पाई। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 10,500 करोड़ सरकार अब डालने का मन बना रही है, यानी हमारा पैसा 10,500 करोड़ रुपया वो सरकार ने दूसरे मदों में खर्च कर लिया। हमारा जब आदमी रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और शेयर मार्केट में जाने का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं पा पाएगा। शेयर मार्केट की स्थितियां बहुत। मगरबी बंगाल की पिरोलिया में योगी की रैली से पहले काफी सियासी ड्रामा हुआ। रैली में शामिल होने के लिए योगी सबसे पहले झारखंड के बोकारो तक हेलीकॉप्टर से गए, वहां से योगी सड़क के रास्ते पिरोलिया पहुंचे। दरअसल मकामी इंतजामिया ने योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली बदलकर योगी को सड़क के रास्ते बंगाल के भेजने का मंसूबा बनाया। इतवार को भी योगी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने फोन पर रैली से खिताब किया था। आज पिरोलिया में योगी को रैली से खिताब करने की इजाजत नहीं थी, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने रैली से खिताब किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि मगरबी बंगाल में सरकार बनने पर यूपी की तरह गले में तख्ती लटकाएंगे टीएमसी के गुंडे। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था सुश्री ममता बनर्जी का, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूपी संभल नहीं रहा है। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, यूपी बहुत अच्छे तरीके से संभल रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। लखनऊ असेंबली के बाहर एसपी और बीएसपी अरकान असेंबली ने हंगामा किया। अरकान असेंबली ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। इन्होंने रियासती हुकूमत को गरीब, किसान और नौजवान मुखालिफ बताया। बाद में गवर्नर के खिताब के दौरान भी अरकान असेंबली ने हंगामा किया। गवर्नर ने 1 घंटे तक हंगामे के दरमियान ही खिताब किया। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा। मुसलसल रखनांदाजी के सबब ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इन सरकारों ने फर्जी घोषणाएं की और फर्जी वादे किए, झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया है। इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, बर्बाद कर दिया। 108 किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किया, 1 पैसे मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाके उनको जो है हर तरीके से मदद किया, उनके जख्मों पे मरहम रखा और हजारों करोड़ रुपया बकाया
किसानों का, गन्ने का नहीं पेमेंट हो रहा है। हम लोग तो उनका सम्मान करेंगे राज्यपाल का, लेकिन जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, लाख के बावजूद किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया, ये धान जो खरीदे बिचौलियों से कर रही है, इतना कहने के बावजूद भी 1 वाट नारी लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज डकैती, बलात्कार, छिनैती का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। तो राज्यपाल महोदय इसी की हम लोग मांग करें कि साहब इसको हल करवाइए। वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और जो पूरे प्रदेश में आज जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर जो है गुंडागर्दी और इस जो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा है, सर्व समाज के हित को ध्यान में रखकर आज बसपा और सपा के समस्त माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण आज धरना पे सत्र के प्रारंभ होने के पहले धरने पे बैठे हैं। हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर इस सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, बड़े पैमाने पर विरोध। अपनी बातों को संवैधानिक और वैधानिक तरीके से उठाएंगे और ये भी पूछेंगे राज्यपाल महोदय से कि कुंभ का जो उन्होंने हाल किया है उस पर उनका क्या कहना है। इसको राजनीति का अड्डा बना दिया, सम्मेलनों का अड्डा बना दिया, कटआउट्स और होर्डिंग का अड्डा बना दिया, लोगों को नहाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं गुजर सकते, गंदा कर दिया पानी इन लोगों ने नहा नहा कर, सरकार के लोगों ने क्या हाल किया है कुंभ का। ऐसे कुंभ होता है? आस्था के इस पर्व को ये कर दिया, आरएसएस और बीजेपी की रैली स्थल बना दिया उसे। सर, आप भी मंत्री थे, कई सारे अवार्ड भी मिले थे, लोग उस पर ऑक्सफोर्ड से रिसर्च करने के लिए भी आए थे, क्योंकि आपका बहुत ही नजदीक से तमाम मामलात को आप देखते हैं, तो ऐसे में दोनों चीजों का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो हालात कैसे आप देखते हैं? असल में ये ढोंगी धर्म वाले हैं, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। सर, एक सवाल है कि जब से अपोजिशन में आए हैं कई सारे निजी मामलात और निजी चीजों को लेकर भी आप पे हमला किया गया है, मुकदमात भी कई तरह, क्या किस तरह से आप इन तमाम वाकयात को? तो ये भी नहीं मालूम कितने मुकदमे हैं। मैंने ये भी सरकार से जानना चाहा है कि मुझ पर कितने मुकदमे हैं, इसकी लिस्ट मुझे दे दें ताकि मैं उसकी कानूनी चाराजोई कर सकूं। देखिए, रुख बिल्कुल साफ है। जो भी आज आवाम की जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो और चीज़ों को हो, उसको लेकर सरकार के सामने विपक्ष अपना पुरजोर उन मुद्दों को भी उठाएगा और जहां पर उनका विरोध करना होगा उन मुद्दों का विरोध भी करेगा। गन्ना किसान बिजनौर में अपने भुगतान की मांग कर रहे थे। खून पसीने की कमाई गन्ना किसानों के साथ हमेशा जुल्म ज्यादती होती है, सारे किसानों के साथ होती है, गन्ना के अलावा जो भी हैं, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे थे। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके उनके ऊपर लाठियां बरसाई। क्या हो रहा है? आलू किसानों का क्या है? आज उनका भी कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। तो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, कोई भी हो, जो घोटाले हो रहे हैं राफेल वगैरह, वो तो बात की बात है, वो सेंट्रल का मामला है, वो हम बाद में बात करेंगे। उन सब के विरोध में आज से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है। कुछ क्षणों बाद हम वहां पहुंचेंगे। उससे पहले हम विधानसभा, विधान परिषद के सत्र से पहले बाहर विरोध कर रहे हैं, हम वहां भी विरोध करेंगे। उधर गवर्नर के खिताब के दौरान अपोजिशन लीडरों के हंगामे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली अभी भी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन का ये रवैया जमहूरियत को कमजोर करने वाला है। श्री राज्यपाल के सामने जिस प्रकार का आचरण मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया है, वह अत्यंत निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रदर्शन से तार-तार होता है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से श्री राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIU की अलीगढ़ यूनिट और मोहम्मदिया कोचिंग के ज़रिए एहतमाम सीरतुन नबी लेक्चर सीरीज का इख्तितामी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मारूफ दानिश्वर मोहम्मद सुलेमान ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन की सताइश की गई और इस तरह के प्रोग्राम
असर हाजिर की ज़रूरत है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस तरह के इजहार ख्याल किए गए क्योंकि तलबा और तालिबात के इल्म में इजाफा करने और सीरत रसूल के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराने और इनमें अमली जज्बा पैदा करने की ये कोशिश उम्दा कोशिश है कि बहैसियत मुल्क के चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस आम इंसान के चैलेंजेस हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो दाई इकाई है वो है मुसलमान, जो एक हक़ का पैगाम रखती है, इंसानियत के फलाह का पैगाम रखती है और वो पैगाम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला और ज़ाहिर है उनकी शख्सियत को रोशनास करा के सामने ला कर ही वो पैगाम सही अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में पहुँचाया जा सकता है। असल में इस प्रोग्राम को कराने का हमारा मकसद ये था कि लोगों बच्चों के अंदर और हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो, आपकी सीरत को पढ़ के, और उसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि हम कुरान को जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे। गुज़िश्ता 50 साल में मुल्क में जितनी नफरतें आरएसएस ने फैलाई हैं उतनी किसी दूसरी तंजीम ने नहीं फैलाई। मुल्क को बचाने के लिए आरएसएस और हिंदू महासभा को मेन स्ट्रीम से अलग करना जरूरी है, ये मानना है प्रोफेसर रमेश दीक्षित का। कई रियासतों का दौरा करने के बाद लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने कई अहम और हसास मसाइल पर इजहार ख्याल किया। और समाजी दुनिया की बहुत मारूफ शख्सियत प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, सियासत के नाम पर मजहबी लिबादा पहन लिया है लीडरों ने भी और पूरे माहौल ने भी। मज़हब के नाम पर एक बार फिर तफरीक पैदा करने की कोशिश है, बुनियादी इशूज़ छोड़ दिए गए हैं, मज़हब को सियासत की बिसात पर पूरी तरह सजा दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि जो लोग मज़हब के नाम पर सियासत कर रहे हैं वे मज़हब को जानते ही नहीं हैं, मज़हब से उनका कोई वास्ता भी नहीं है, वे केवल मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अपने निजी सियासी स्वार्थों के लिए, ये कहना चाहते हैं। अगर मज़हब को समझते होते तो दुनिया का कोई मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता, दुनिया का कोई मज़हब समाज को तोड़ने की बात नहीं करता। सारे मज़हबों ने बात की है, सारे पैगंबरों ने बात की है कि किस तरह से एक बेहतर समाज बने, जहाँ लोग अच्छा इंसान बन सकें, जहाँ लोग भाईचारे के साथ रहें। ये रहता है, यही सपना हर मज़हब का रहा है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जो लोग मज़हब के नाम पर सियासत कर रहे हैं उन्हें एक्सपोज किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। रमेश जी, बहुत करीब से आपने देखा है सोसाइटी को भी, मज़हब को भी और सियासत को भी। गुज़िश्ता 50 साल में कौन सी जमात आपको ऐसी लगती है जिसने सबसे ज़्यादा तफरीक पैदा करने की कोशिश की है हमारे समाज में, और जिससे हमें ऐसा लगा है कि वाकई ये समाज फिर बिखरने लगा है? देखिए, मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं भी पिछले 50 साल से सियासत में एक्टिव हूँ और मैंने केवल देखा है कि दरअसल एक जमात ऐसी है, उस जमात का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसलिए ले रहा हूँ कि वो दावा करता है कि वो सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी करता है। मैं सनातन धर्मी हिंदू हूँ, मुझे तमाम तरह से मैं उन हिंदुओं में हूँ कि जो उपनिषद के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, स्मृतियों के बारे में मैं एक लंबी बहस करने को तैयार हूँ। आरएसएस के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हिंदू महासभा का कोई वास्तव, आरएसएस का कोई भी मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में उस तरह की नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है जो नफ़रत इन्होंने पैदा की है। उस तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है जिस हिंसा के चलते हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर गांधी की हत्या की थी। तो गांधी तो राम का नाम लेता था, गांधी तो सनातन धर्म की बात करता था। और गांधी अभी हाल में जो हुआ, जिस तरह से गांधी के पुतले को मारा गया, हद है, बेशर्मी की, जलालत की हद है, मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए इन जमातों को समाज के और राजनीति के मुख्य धारा से बाहर खदेड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक समाज में चैन नहीं होने वाला है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा, ये थे प्रोफेसर रमेश दीक्षित, जिन्होंने सियासत पर, समाज पर, अदब पर, तीनों मैदानों में काम किया है और बहुत अहम काम किया है। वो चाहते यही हैं कि हिंदुस्तान का माशरा एक ऐसा माशरा हो जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। सियासत का असर तो हो, लेकिन मनफी असर न हो, बल्कि लोगों की तरक्की के लिए हो, विकास के लिए हो, भाईचारे के लिए हो और एकता के लिए हो। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
बिहार रियासती हज कमेटी की तश्कील के बाद हज कमेटी पूरी तरह से हज की तैयारियों में जुट गई है। हज कमेटी ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में जहां लोगों के दरमियान हज बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, तो वहीं आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कराने की कोशिश की जाएगी। बिहार रियासती हज कमेटी हज के तमाम कामों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हज कमेटी ने अपना एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें बिहार के तमाम जिलों में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने के साथ साथ 2020 की भी तैयारी करने का ऐलान किया गया है। हज कमेटी के मुताबिक 12,000 हज का कोटा है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। कमेटी ने मंसूबा बनाया है कि तमाम जिलों में बेदारी मुहिम चलाकर हज का कोटा पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इस काम के लिए मरकजी हज कमेटी से तरबियत हासिल करने वाले ट्रेनर को भी लगाया जाएगा। दोबारा हज कमेटी के चेयरमैन बने इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू के मुताबिक खादिमुल हुज्जाज की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। इस साल 25 खादिमुल हुज्जाज जाएंगे, जिसमें एक खातून भी शामिल है। इलियास हुसैन ने कहा कि आज़मीन हज को इस साल मजीद बेहतर सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। हम सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग तरबियती निज़ाम का काम शुरू करेंगे और साथ साथ 2020 की तैयारी भी शुरू कर देंगे। एक अलग से एक शोबा बनाएंगे। खादिमुल हुज्जाज हमारे यहाँ से 25 जाएंगे, जिसमें एक लेडीज़ भी जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 9 खादमा भी जा रही हैं, वो गैर महरम वाली, जो 2 साल से हमारी हुकूमत ने गैर महरम औरतों को जाने की इजाज़त दी है। तो यहाँ से तो कुल 9 है, मगर पूरे हिंदुस्तान से 2340 खवातीन हैं। बिहार में 12,000 हज का कोटा है, लेकिन इस साल महज 5,000 आज़मीन हज बैतुल्ला के लिए रवाना होंगे। कोटे का पूरा नहीं होना हज कमेटी के लिए हमेशा एक चैलेंज बना रहा है। हज कमेटी ने बाहर रहने वाले बिहार के लोगों से भी अपील की है कि वो हज का फॉर्म बिहार से भरे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा के बचाव में आई कांग्रेस पार्टी के एमएलए शकील अहमद खान ने 2 फरवरी को आरएलएसपी के एहतजाज में उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस की जानिब से लाठी चलाने की सख्त मजम्मत की है। शकील अहमद ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की है। साथ ही नीतीश हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि नीतीश कुमार अपोजिशन के एहतजाज से घबरा गए हैं। नीतीश कुमार जी अब जहनी तौर पर दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। प्रतिद्वंदी राजनीतिक हो सकती है, लेकिन सत्य को मानना चाहिए। वो जानते नहीं है कि वो एक नॉन फिगर है, और अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में कोई लीडर होता है तो उसको कॉर्डन कर लिया जाता है। कॉर्डन करके उसको सही स्थान पर ले जाया जाता है, या जहाँ पे डेलीगेशन ले जाए तो वो उसका क्रम होता है। हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, तो आप प्रोटेस्ट के क्रम में उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में नज़र आता है। तो ये क्या हरकत है? इसकी कोई न्यायिक जांच नहीं है। तो हमने न्यायिक जांच की मांग भी की है और गृह मंत्री को कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। ममता सीबीआई मामले पर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जांच में ताउन करने का हुक्म दिया है। अब राजीव कुमार से शिलांग में पूछताछ होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट के हुक्म के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन ने कोर्ट के तबसरे को अपनी अपनी जीत से ताबीर किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? स्पष्ट कह दिया दैट
You cannot arrest the police commissioner now. You cannot arrest him now. तीसरा क्या बोला, वो बोला, और चौथा क्या बोला, वो जो कंटेम्प्ट पिटिशन था, वो कंटेम्प्ट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं किया। सब चीज़ों में राजनीति करनी चाहिए। जब अगर कोई सत्य की अगर जांच हो रही है, अगर कोई टीम अगर इन्वेस्टिगेट करने जा रही है, अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना। ये ढांचा के लिए लड़ाई हमारी है और आदरणीय ममता जी का नैतिक जीत हो गया है, इसीलिए कि यह कहा गया है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये गिरफ्तार करने के लिए गए थे, इसलिए सीबीआई को तोता बना के यूज करना यह जो है देश बर्दाश्त नहीं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news@hindu.com पर। आदाब।